जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाएंगे। आप लोगों को पता है डेली दोपहर को 3 बजे हम लोग सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोपहर 3 बजे इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। दोस्तों आज ही हमारी 29वीं क्लास है और पिछली 28 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने अटेंड नहीं की हैं तो उसको अटेंड ज़रूर आप लोग करें, ठीक है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जाम हॉल में। आइए शुरुआत कर लेते हैं। बिना किसी देरी के प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। 5 सेकंड का समय होगा आपके पास हर एक प्रश्न के लिए। चलिए, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? अनुच्छेद 88, 123, 343, 301। प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है तब आप कहेंगे अनुच्छेद 343। अगर आपसे पूछा जाए कि राजभाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन है तब आप कहेंगे 8वीं अनुसूची है, ठीक है। अच्छा, 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा, अनुच्छेद 311, 324, 369, 315। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दे दीजिए आप लोग। भारतीय चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप सभी को पता होना चाहिए, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 324 दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी जो है भारतीय चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार जो है कहां से लिया गया है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलेगा, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस से, और यहां पर दिया है आपका अमेरिका के संविधान से। दोस्तों अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और आयरलैंड की यदि हम बात करें तो आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका की अगर बात करें तो यहां से जो है आपका इस देश के संविधान से न्यायपालिका संबंधी प्रावधान ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में, ठीक है भाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, मौलिक अधिकार का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, और यहां पर दिया है आपका फ्रांस। हमने दोस्तों अभी आपको बताया है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, और उसके बाद अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार हो गया और आपका हो गया न्यायपालिका। तो ये सारे प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है तब आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे तब आप कहेंगे 7 मौलिक अधिकार है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आपसे बात करें कि किस भाग में जो है मौलिक अधिकार वर्णित है तब आप कहेंगे मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, एक बार सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दोस्तों यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत गणराज्य की भाषा शामिल है? बताएं। अनुसूची 8, अनुसूची 7, अनुसूची 6, अनुसूची 9। चलिएगा, यहां पर आपसे प्रश्न पूछता है, अभी हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत गणराज्य की भाषाएं शामिल है। तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, मौलिक अधिकार और आपका है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और मौलिक अधिकार संबंधी कह सकते हैं विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपसे प्रश्न करता है कि संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है? तब आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है भाग 4। और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 2 की यदि हम बात करें तो ये आपका नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? हमने अभी आपको बताया दोस्तों भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो नागरिकता आपका भाग 2 में वर्णित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में, क्या भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान वर्णित है भारतीय संविधान में। और भाग 3 की यदि हम बात करें तो भाग 3 में क्या है? हमने अभी आपको बताया था, इसमें जो है आपका मौलिक अधिकार वर्णित है। दोस्तों यदि हम बात करें भाग 4 की तो ये आपका नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और उसके बाद अगर भाग 5 की बात करें तो ये आपका जो है संघ सरकार से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न करता है नागरिकता पूछता है, तब आप कहेंगे भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन आपका है, और ये आपका जो है यहाँ पर देखिएगा तीसरा ऑप्शन, ये है आपका चौथा ऑप्शन। 4 विकल्प दिए गए। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, ऑप्शन नंबर 1 कहता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन 3 कहता है भाषाओं से संबंधित प्रावधान। ऑप्शन 4 कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा आप लोग कौन सा विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? अनुसूची 5 जो है किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा अनुसूची 5 दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? चलिए, दल बदल कानून जो है किस अनुसूची में वर्णित है? दल से आप लोग याद कर सकते हैं 10, अनुसूची 10 में जो है आपका दल बदल कानून है। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, यदि दोस्तों बात करें कि अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान समय में, ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में है। और अगर आपसे मूल संविधान की बात करें तब उसमें आप कहेंगे कितनी? 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है भाई। और भाग कितने हैं? अच्छा, ये हर क्लास में मैं रिपीट करवाता हूँ। तो भाग जो है आपके 25 है और 22 जो है आपके मूल संविधान में भाग थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अनुच्छेद 395 है, ये बेसिक जानकारियां हैं संविधान से संबंधित, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 448 अनुच्छेद जो है वर्तमान समय में है और 395 जो है अनुच्छेद जो थे आपके मूल संविधान में थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन बताएगा? 4 ऑप्शन सामने हैं आपके, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इनमें से कोई नहीं। गणित सार संग्रह जो कि एक गणित की पुस्तक है, ये प्राचीन गणित की पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा महावीराचार्य के द्वारा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? कौन बताएगा? प्रयास करें आप लोग आंसर देने के लिए। अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार, पुष्यमित्र, शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? प्रयास कर सकते हैं आप लोग जवाब देने के लिए। दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, राजा हर्षवर्धन ने कहां पर एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था?
कन्नौज में, मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में? बताएं। राजा हर्षवर्धन ने कहां पर एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था? तो दोस्तों कन्नौज में जो है स्थापित किया गया, जिसे जो है भद्र विहार कहा जाता था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। कहां पर? कन्नौज में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, गीत गोविंद पुस्तक के राइटर कौन थे? बताइएगा। जयदेव, अब्दुल हमीद लाहौरी, कौटिल्य, इनमें से कोई नहीं। कौटिल्य की जो पुस्तक का नाम है वो है आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है। और गीत गोविंद की यदि हम बात करें तो वो है आपके जयदेव। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहले ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई थी? चलेगा। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री जो है कहाँ पर शुरू की गई थी? सूरत में, मद्रास में, मुंबई में, इनमें से कोई नहीं। जवाब दें। 5 सेकंड का समय आपके पास है। चलिएगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। लूसेंट भाई किताब आप लोग ले लीजिए, उसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। लूसेंट यदि आप ले लेंगे तो ऐसा नहीं है सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ही काम आएगा, आगे भी आपको वो काम आएगा। ऐसी किताब होती है वो, ठीक है। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, हर प्रकार के उसमें जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो भारत में पहले ब्रिटिश फैक्ट्री जो है कहाँ पर शुरू की गई थी? सूरत में। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1929, 16 अगस्त 1930, 18 अगस्त 1930। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कहता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि को जो है त्याग दिया था? क्वेश्चन नंबर 16। चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, चौरी चौरा की घटना, इनमें से कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि को जो है त्याग दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस घटना के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश के द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि को जो है वापस कर दिया था, यानी त्याग दिया था, ठीक है भाई। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और जलियांवाला बाग ये घटना आपकी 13 अप्रैल 1919 को घटती है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें बंगाल विभाजन की तो ये आपका जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। चौरी चौरा की घटना की यदि हम बात करें 4 फरवरी 1922 को। कब? 4 फरवरी 1922 को। ये सभी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जलियांवाला बाग ये आपका 13 अप्रैल 1919 को। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर है और कहता है, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, मोहम्मद अली और शौकत अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा, बिल्कुल मेहनत के साथ, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करते रहें, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेशन को जरूर आप लोग लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ठीक है भाई। और ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि महत्वपूर्ण है? जब आप लोग सिलेबस उठाकर देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, बारदौली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए भाई, बारदौली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1928 में। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर बंगाल का गवर्नर कौन था? बताइएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें।
1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने पर बंगाल का गवर्नर जो है कौन था? राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तब आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इसी के शासनकाल में जो है हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताएं। कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये जो है दोस्तों कथक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब करिएगा, कथकली कहाँ का है नृत्य और भरतनाट्यम मणिपुरी? आप लोग तीनों का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, हमने कई क्लास में इसको बताया है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन है कजरी, बिरहा, सारंग दरिया, रसिया। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन है, तो वो है आपका कजरी। आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है मानसून के समय में ये जो है गाया जाता है, कजरी होती है, आपको पता होगा। पहला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से के लिए विख्यात थे? बताएं। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। सितार, तबला, वायलिन, इनमें से कोई नहीं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सितार। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, लठमार होली जो है कहां पर मनाई जाती है? प्रयास करें सभी दोस्त आंसर देने के लिए। लठमार होली जो है कहां पर मनाई जाती है? अच्छा, जो भी दोस्त टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वे लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे। वाराणसी में, अयोध्या में, बरसाना और नंदगांव में, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है लठमार होली जो है आपका कहां पर, बरसाना और नंदगांव में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, लखनवी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण जो है कौन सा है? लखनवी शैली का सबसे अच्छा उदाहरण, बड़ा इमाम बाड़ा, अटाला मस्जिद, फतेहपुर सिकरी, और यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए लखनवी शैली का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे भूल भुलैया कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, अलीगढ़ में, लखनऊ में? चलिए भाई आंसर दे सकते हैं आप लोग। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट है। कनेरी की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित हैं? बताएं। मुंबई में, पुणे में, आगरा में, मध्य प्रदेश में? सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं यहाँ पर भाई। चलिएगा स्पीड के साथ आंसर करें भाई क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए, अच्छा ये जीके जीएस की क्लास आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, जो सिंसियर स्टूडेंट है और जो सीरियस स्टूडेंट है, बिल्कुल तैयारी में लगे हैं मेहनत के साथ, वही लोग बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगती है। कन्हेरी की गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई यानी महाराष्ट्र में जो है आपकी कन्हेरी की गुफाएं स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका जो है दोस्तों एक प्रकार की कॉफ़ी होती है अरेबिका, और ये पूछता है कि कहाँ पर जो है उगाई जाती है। 27 का आंसर दे सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा है? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, और यहाँ पर दिया है आंध्र प्रदेश। सभी बच्चे आंसर कर दें। रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है? दोस्तों रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है आपका वो है आपका कर्नाटक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, बिहार में। चलिए, किस राज्य में जो है सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? प्रयास आप लोग कर सकते हैं आंसर देने के लिए, तो वो है आपका पंजाब राज्य। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? कौन बताएगा? मानसून में, पतझड़ में, बसंत में, शरद में। खरीफ फसल जो है किस मौसम में उगाई जाती है? तो ये आपका पतझड़, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, किस फाइबर या कह सकते हैं रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? कपास को, जूट को, ऊन को, इनमें से कोई नहीं। बताएं, किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप सभी लोग, चलेगा। किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागान जो है बागान फसल है? आपसे प्रश्न करता है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक बागान फसल है? गेहूं है, कॉफी है, जूट है, गन्ना है। बताएं, आप लोग बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? हमने आपको शायद सुबह वाली क्लास में बताया था। आंसर दे सकते हैं आप लोग इसका, ठीक है। चलिएगा, 32 का आप लोग आंसर यहां पर बताइएगा। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागान फसल है? वो है आपकी कॉफी। अगला प्रश्न देखिएगा, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? बताएं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? सभी लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, हीराकुंड परियोजना जो है ये आपका महानदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। बताएं, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है? तो वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, और मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइएगा दोस्तों, बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? हमने शायद ये करंट अफेयर वाली क्लास में कई बार आपको बताया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बांग्लादेश के वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री कौन है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर जो है कौन सी है? तो वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। पहला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, मोती बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? बताएं, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मोती बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों राजस्थान। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोती बाजार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, भारत में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, नागालैंड में, गुजरात में, तमिलनाडु में। भारत में जो है जनजातीय जनसंख्या जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। तो वो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? प्रयास कर सकते हैं सभी बच्चे आंसर देने के लिए।
नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? चलिएगा, नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका है किस पे? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर सकते हैं। राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? चंबल पर है, गोदावरी पर है, यमुना पर है, गंडक पर है? बताएं। राणा प्रताप सागर बांध, तो ये दोस्तों आपका कहां पर है? चंबल नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर हमने पूरे 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप लोग बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है। इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है? क्या आपने 25 प्रश्नों को सही किया है कि नहीं? एक बार कॉमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आप लोग डेली इस क्लास को ज़रूर करें। आज ही हमारी 29वीं क्लास थी। अगर आपने पिछली 28 क्लासेस को अटेंड नहीं किया, ज़रूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था कि यदि आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। परीक्षा हाल में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे जीके जीएस सेगमेंट में। और रात को जो 8:30 बजे की सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है, उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। सामान्य हिंदी की मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी पेपर के लिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें यूपी बीएड में जो 50 प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी के पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी 100 नंबर डायरेक्ट आपका यहीं से बन जाता है। ठीक, तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए, लगे रहिए मेहनत के साथ। जो बिहार वाले बच्चे हैं वो भी मेहनत करते रहें, और जो यूपी वाले बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो भी मेहनत करते रहें। और जो भी दोस्त जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वे लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। भाई इस सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दें आप लोग, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। तो आज की इस क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं। मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। शुक्रिया।